नमस्कार। आप सभी ने अध्याय 1 में भाग 1 देखा, जिसमें आपने समझा कि जीवन काल क्या होता है, जनन किसे कहते हैं, जनन की कितने प्रकार होते हैं और अलैंगिक जनन लैंगिक जनन में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर हैं, इनके बारे में आपने जाना था भाग 1 के अंतर्गत। अब आते हैं भाग 2 में और डिटेल पढ़ेंगे जनन की विधियों को कि कितने प्रकार के जनन होते हैं और कौन कौन से जीवों में कौन कौन से जनन होते हैं। तो भाग 2 का टॉपिक है आपका जनन की विधियाँ। जनन की विधियाँ यानी मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि जनन की 2 मुख्य विधियाँ हैं। एक है अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इनके बारे में आपने सामान्य जानकारी ली थी भाग 1 में। अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, अब याद भी हो गया होगा। अलैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें सिर्फ एक ही जनक भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन कहलाता है। और इनसे उत्पन्न संततियाँ क्लोन होती हैं, क्योंकि संतानों में जनक जीव का एक ही जनक का आनुवंशिक पदार्थ स्थानांतरित होता है और इसी वजह से संतान अपने जनक के एकदम समान होता है। लैंगिक जनन में 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है और इनमें चूंकि जो संतान उत्पन्न होता है वो 2 अलग अलग जनकों के आनुवंशिक पदार्थों के मिश्रित होकर बनता है, जिससे उसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये सब बातें आपने जाना था। तो यहाँ पर आपने देखा कि अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन में 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। यानी हम कह सकते हैं कि जनन की विधियों को किस आधार पर विभक्त किया गया है, तो जनन में भाग ले रहे जनकों की संख्या के आधार पर, जनन में भाग ले रहे जनकों की संख्या के आधार पर जनन को 2 भागों में या 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जनन में भाग ले रहे जनकों की संख्या के आधार पर जनन को 2 भागों में बांटा गया है। एक वो जिसमें सिर्फ एक ही जनक भाग लेते हैं, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं, और एक वो जिसमें 2 विपरीत जनक भाग लेते हैं, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो अभी हम सबसे पहले अलैंगिक जनन को पढ़ेंगे, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। आपने जाना था कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है और उस जनक से जो संतान उत्पन्न होती हैं उसमें सिर्फ उसी का आनुवंशिक पदार्थ स्थानांतरित होता है, और यही कारण है कि जो संतान अलैंगिक जनन में उत्पन्न होते हैं वो अपने जनक के एकदम समान होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक अमीबा है, तो अमीबा में उसका जो आनुवंशिक पदार्थ DNA है वही डबल हो जाता है और विभाजित हो जाता है उसका केंद्रक 2 भागों में, और फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। इससे एक अमीबा से 2 अमीबा बनता है, और चूंकि 2 नए बने अमीबा में उसके जनक के ही DNA होते हैं, एक ही जनक जो भाग लेता है उसी का DNA होता है, इसलिए जो इनका शरीर बनता है वो एकदम जनक के समान होता है। और ऐसे जनक को हम, ऐसे संततियों को हम, संतति मतलब होता है संतान। ठीक है, यहाँ सब ये सब शब्दों को ध्यान रखेंगे, चाहे संतति कहिए, चाहे संतान कहिए, ऑफ स्प्रिंग कहिए हिंदी में, इंग्लिश में ऑफ स्प्रिंग कहिए, या फिर आप इसे कह सकते हैं न्यू इंडिविजुअल कहिए। तो ये सब एक ही है, संतति संतान सब एक ही होते हैं। तो अलैंगिक जनन में जो संतति उत्पन्न होती है वो अपने जनक के हूबहू समान होता है,
और इसी वजह से हम इसे क्लोन कहते हैं। ये सब बातें आपको बताई गई थी। अलैंगिक जनन चूँकि एक ही जनक भाग लेता है और यही कारण है कि अलैंगिक जनन बहुत तीव्र गति से होता है, यानी कम समय में अधिक संतान उत्पन्न होते हैं इसमें। अलैंगिक जनन किन में होता है ये देखेंगे। आपको बताया गया था कि अलैंगिक जनन मोस्टली एक कोशिकीय जीवों में होता है। कौन कौन से? मोनेरा जगत के जीव, प्रोटिस्टा जगत के जीव व कुछ बहुकोशिकीय सरल पौधों व जंतु में भी होता है अलैंगिक जनन। क्लियर है? अलैंगिक जनन किसमें किसमें होता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा और कुछ बहुकोशिकीय सरल पौधों व जंतु में। देखिए, पौधों में अलैंगिक जनन होता है, लेकिन वहाँ पर अलैंगिक जनन को किसी और नाम से जानते हैं। तो पौधों में अलैंगिक जनन को किस नाम से जानते हैं? तो पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या इसे इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं दोनों में से। प्रोपेगेशन कहते हैं। याद करिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पौधों में अलैंगिक जनन को क्या कहा जाता है? तो पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। अलैंगिक जनन में मुख्य रूप से होता क्या है? अलैंगिक जनन में मुख्य रूप से एक जीव होता है, वो विभाजित होकर दो जीव बना लेता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अलैंगिक जनन की एक क्रियाविधि है, क्योंकि कोशिका विभाजन में भी तो वही होता है, एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बना लेती है। अलैंगिक जनन में भी आप अभी आगे देखेंगे तो इसमें अलैंगिक जनन में भी वही होता है, एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बनाती है। मतलब वही हम कह सकते हैं कि एक जनक विभाजित होकर दो संतानों को उत्पन्न करती है। तो वही प्रक्रिया कोशिका विभाजन में भी तो होती है, एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बनाती है। चलिए यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। जैसे आपको अभी बताया ना कि अमीबा है, अमीबा का डीएनए है, ठीक है, इसका डीएनए विभाजित होता है, आनुवंशिक पदार्थ विभाजित होकर दो भागों में बट जाता है। कोशिका विभाजन में भी तो यही होता है, पहले केंद्रक का विभाजन होता है, यहाँ पर भी वही हुआ, केंद्रक का विभाजन होता है, दो केंद्रक बनते हैं, फिर एटलीस्ट कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और दो संतान उत्पन्न होते हैं। तो कोशिका विभाजन में भी तो यही होता था, एक कोशिका विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बनाती थी। यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, अलैंगिक जनन में भी तो वही हो रहा है। बस हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अलैंगिक जनन कह दे रहे हैं इसे, लेकिन हो तो रहा है कोशिका विभाजन ही। ये भी तो एक कोशिका ही है अमीबा, और एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बना रही है। तो चाहे अलैंगिक जनन कहिए चाहे कोशिका विभाजन कहिए, दोनों बात एक ही है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका विभाजन किन जीवों में अलैंगिक जनन के समतुल्य होता है? तो कोशिका विभाजन एक कोशिकीय जीवों में, मोनेरा, प्रोटिस्टा आदि में अलैंगिक जनन के बराबर होता, समतुल्य होता है। ठीक है, यानी इसमें कह सकते हैं कि सेल डिवीजन इज ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बस अब हम कुछ और चीज़ें जानेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। इनकी विधियों को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि अलैंगिक जनन से जीवों में क्या लाभ होते हैं, अलैंगिक जनन से जीवों में क्या हानियां होती हैं। आइए, अलैंगिक जनन के
लाभ, यानी एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला पॉइंट, अलैंगिक जनन का लाभ क्या है? अलैंगिक जनन काफ़ी तीव्र गति से होता है, इसलिए कम समय में अधिक संतान उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो लाभ है वो यही कि अलैंगिक जनन तीव्र गति से होता है, अतः अत्यधिक संतानें उत्पन्न होती हैं। अत्यधिक या अधिक कहेंगे, अधिक संततियाँ उत्पन्न होती हैं, अधिक संततियाँ उत्पन्न होती हैं। याद करिए अलैंगिक जनन के लाभ में कि अलैंगिक जनन तीव्र गति से होता है, यानी कम समय में अधिक संततियाँ, अतः कम समय में, ऐसे लिखेंगे, अतः कम समय में अधिक संततियाँ उत्पन्न होती हैं। दूसरा, अलैंगिक जनन में प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने हेतु क्षमता उत्पन्न होती है। होता क्या है कि अलैंगिक जनन में, जैसे कवकों में जब अलैंगिक जनन कब होता है, तो जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो कवक उन परिस्थितियों में जी नहीं सकते हैं, तो मरने से पहले एक स्पोर्स बना जाते हैं, बीजाणु बना जाते हैं, तो वो खुद तो मर जाती हैं क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति है। शायद हो सकता है वहाँ का टेम्परेचर उनके अनुकूल ना रहा हो। अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब समझते हैं ना, कि अनुकूल का मतलब जब वातावरण हमारे अनुकूल हो, जैसे हल्का ठंडा हो मौसम और नमी ज़्यादा ना हो, भोजन उपलब्ध हो, तो ये सब हमारे लिए क्या अनुकूल चीज़ें हैं। प्रतिकूल क्या है? भोजन नहीं है हमारे आसपास, तो ये हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थिति है। तापमान बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा है, तो भी ये हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थिति है। तो वैसे ही हर जीवों के लिए अपना एक अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं। तो कवक भी जब अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं तो वो सामान्य रूप से अपना जनन करती हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में वे मरने से पहले स्पोर्स बना जाते हैं। तो वो स्पोर्स इस तरह की संरचना होती है जो अत्यधिक तापमान को भी सह सकती है और भोजन ना हो तब भी कई सालों तक जी सकती है। तो स्पोर्स के माध्यम से उस कवक की जाति बच जाती है, और जब अनुकूल समय आता है तो वही जो स्पोर्स यानी बीजाणु है वो फिर से ग्रो करके कवक बना लेते हैं। ठीक, तो अलैंगिक जनन यानी स्पोर्स का बनना, बीजाणु का बनना अलैंगिक जनन की एक विधि है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने हेतु अलैंगिक जनन पौधों व जंतु में क्षमता उत्पन्न करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पौधे जंतु में, कवकों में भी, एक कोशिकीय जीवों में भी अलैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता पैदा करती है। तीसरा लाभ देखें तो अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं? एक ही जनक भाग लेते हैं, यानी इनमें जनन की संभावना निश्चित होती है। एक ही जनक है, वो उनका लाइफ साइकिल ऐसे ही होगा। छोटे होंगे, पहले वृद्धि करेंगे, बड़े होंगे, वयस्क होंगे, और वयस्क में विभाजन करेंगे या अलैंगिक जनन करेंगे और संतान उत्पन्न करेंगे। निश्चित तौर पे वे संतान उत्पन्न करेंगे। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। उसमें अगर दूसरा विपरीत जनक नहीं मिला तो क्या वो अकेले जनन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यानी निश्चित नहीं होता है कि लैंगिक जनन हर जीव में हो, ये निश्चित नहीं होता। ठीक है, मतलब समझिएगा कि लैंगिक जनन में दो पार्टनर की आवश्यकता होती है। तो एक पार्टनर है, अगर उसको दूसरा पार्टनर नहीं मिला तो क्या वो अकेले जनन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यानी लैंगिक जनन में हर जीव में, मोस्टली की बात कर रहा हूँ, हर जीव में ये जरूरी नहीं है कि वो जनन करे। हो सकता है बिना जनन किए भी वो समाप्त हो सकता है। तो लेकिन अलैंगिक जनन में तो जनन सिर्फ अकेले ही हो सकता है, यानी इनमें जनन की प्रक्रिया निश्चित होती है। तो क्या लिखेंगे कि अलैंगिक जनन में
अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेते हैं, अतः जनन की संभावना निश्चित होती है, निश्चित होती है। याद करिए, ठीक। अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेते हैं, अतः जनन की संभावना निश्चित होती है। चौथा लाभ देखें, अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, भ्रूण का विकास नहीं होता, यानी ये सब बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो अलैंगिक जनन में नहीं होती। तो इससे उन प्रक्रियाओं में लगने वाले समय की बचत होती है। जैसे युग्मक के निर्माण में समय लगेगा तो उस समय का बचत होता है, निषेचन होगा, निषेचन के समय में बचत होगा, और इन सब में जो ऊर्जा खर्च होती है उसकी भी बचत होती है। तो ये लाभ है अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण, कॉमा, निषेचन, कॉमा, भ्रूणीय विकास जैसी प्रक्रियाएं नहीं होती, अतः इन प्रक्रियाओं में लगने वाले समय व ऊर्जा की बचत होती है। ठीक, बस ये थे अलैंगिक जनन के लाभ। अब अलैंगिक जनन से हानियां क्या क्या हैं? तो अलैंगिक जनन में मैंने बताया था कि एक ही जनक भाग लेता है, तो उसकी जो संतान है उसमें सिर्फ उसी जनक का आनुवंशिक पदार्थ स्थानांतरित होता है, इससे विभिन्नता उत्पन्न नहीं हो पाती। तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि अलैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती, और चूंकि विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती तो इनमें नए जाति का विकास भी संभव नहीं है, क्योंकि नई जाति का विकास तभी होता है जब जीवों में विभिन्नता उत्पन्न हो। तो अलैंगिक जनन की जो सबसे बड़ी हानि है वो ये कि इसमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती, तो विभिन्नता उत्पन्न न होने के कारण इनमें नए जीव का विकास या नए जाति का विकास नहीं होता। और साथ ही अलैंगिक जनन को करने वाले जो जीव हैं वो पर्यावरण के अनुकूल या पर्यावरण की तरफ अनुकूलतम उनका कम हो जाता है, यानी पर्यावरण को झेल सकने में उतने सक्षम नहीं हो पाते। तो बस पहले इतना आप लिखेंगे, फिर जनन की विधियों की डिटेल देखेंगे कि जनन जीवों में कैसे कैसे अलैंगिक जनन होता है। तो हेडिंग डालेंगे जनन की विधियाँ, इसमें लिखेंगे कि जनन में भाग ले रहे या भाग लेने वाले जनकों की संख्या के आधार पर जनन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। अब इसमें आप हेडिंग डालेंगे पहला अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लिखेंगे इसे एकल जीव जनन भी कहते हैं। अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन भी कहते हैं, एकल जीव जनन, क्योंकि इसमें एक ही जनक भाग लेता है, यानी इसे हम सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो याद करेंगे, लिखे पहला पॉइंट लिखेंगे अलैंगिक जनन में कि इसे एकल जीव जनन यानी सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, और लिखेंगे कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, अतः संतानों में केवल एक ही जनक का आनुवंशिक पदार्थ स्थानांतरित होता है। इसी कारण संतानों, या ऐसे करें लिखेंगे, इसी कारण संतान अपने जनक के बिल्कुल समान होता है। उसके आनुवंशिक लक्षण व पदार्थ अपने जनक के बिल्कुल समान होता है। इसीलिए अलैंगिक जनन में उत्पन्न संततियों को क्लोन कहते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन में उत्पन्न संततियों को क्या कहा जाता है? क्लोन। आगे लिखेंगे कि अलैंगिक जनन अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है।
फिर लिखेंगे कि पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। आगे लिखेंगे अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीवों जैसे मोनिरा व प्रोटिस्टा जगत के जीवों व कुछ सरल बहुकोशिकीय पौधों व जंतुओं में होता है। फिर लिखेंगे कि अलैंगिक जनन में एक जीव विभाजित होकर दो जीवों को बनाता है, अतः इनमें कोशिका विभाजन जनन की ही एक क्रियाविधि है। यानी इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज आल्सो ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे हेडिंग डाल के अलैंगिक जनन के लाभ। इसमें पहला लिखेंगे कि अलैंगिक जनन तीव्र गति से होता है, अतः कम समय में अधिक संततियां उत्पन्न होती हैं। दूसरा, प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने हेतु अलैंगिक जनन पौधे व जंतु में क्षमता उत्पन्न करती है। तीसरा, अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेते हैं, अतः जनन की संभावना निश्चित होती है। चौथा, अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण, निषेचन, भ्रूणीय विकास जैसी प्रक्रियाएं नहीं होती, अतः इन प्रक्रियाओं में लगने वाले समय व ऊर्जा की बचत होती है। अब आप हेडिंग डाल के लिखेंगे कि अलैंगिक जनन की हानियां, अलैंगिक जनन से हानियां लिखेंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे लिखेंगे अलैंगिक जनन की हानियां। डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें पहला लिखेंगे कि अलैंगिक जनन में संतानों में केवल एक ही जनक का आनुवंशिक पदार्थ स्थानांतरित होता है, अतः इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि चूंकि इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती, अतः इनमें नए जाति का विकास संभव नहीं है। तीसरा लिखेंगे कि अलैंगिक जनन में जीव का पर्यावरण के प्रति अनुकूलन कम हो जाता है। बस ये तीन थे अलैंगिक जनन की हानियां। अब आते हैं अलैंगिक जनन की विधियों को पढ़ेंगे। कितने प्रकार के अलैंगिक जनन की विधियां होती हैं और कैसे कैसे ये जीवों में होता है। तो अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां हैं, जिनमें आपको सिर्फ 6 पढ़ने हैं जो एनसीईआरटी में आपके दिए गए हैं। अलैंगिक जनन के 6 विधियों को आपको पढ़ना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। पहले नाम याद करेंगे कि अलैंगिक जनन की कितनी विधियां हैं? 6। कौन कौन सी? विखंडन याद करिए। अलैंगिक जनन की पहली विधि क्या है? विखंडन यानी फिजन। दूसरा, मुकुलन यानी बडिंग याद करिए। अलैंगिक जनन की दूसरी विधि मुकुलन यानी बडिंग। तीसरी, बीजाणु जनन यानी स्पोरुलेशन, बीजाणु जनन। चौथा, कलिका निर्माण, यानी जेम्यूल फॉर्मेशन। पांचवा, खंडी भवन यानी फ्रैगमेंटेशन। और छठवां, पुनरुद्ध भवन यानी रीजेनरेशन। क्लियर? याद करिए। अलैंगिक जनन की कुल कितनी विधियां हैं? 6 हैं। तो बहुत सारी, लेकिन आपको पढ़ने 6 हैं, तो आप ऐसे ही याद करेंगे कि अलैंगिक जनन की 6 विधियां हैं। विखंडन यानी फिजन, मुकुलन यानी बडिंग, बीजाणु जनन यानी स्पोरुलेशन, कलिका निर्माण यानी जिम्यूल फॉर्मेशन, खंडी भवन यानी फ्रैगमेंटेशन और रीजेनरेशन यानी पुनरुद्ध भवन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विखंडन को। विखंडन, तो आप 6 को लिख के फिर आप हेडिंग डालेंगे पहला विखंडन। अब आप समझेंगे पहले 6 को, तब फिर आप एक एक करके लिखेंगे। विखंडन
इसके शब्द से ही क्लियर हो रहा है खंडन होना। तो विखंडन एक ऐसी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है जिसमें एक जीव 2 या 2 से अधिक भागों में विखंडित हो जाती है और प्रत्येक खंड नया जीव पैदा करता है। यानी एक कोई जीव है वो मान लो 2 खंडों में विभक्त हो गया और 2 खंड जो बने वो फिर से नए जीव को पैदा करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं विखंडन। अब विखंडन में हो सकता है कि एक जीव 2 ही भाग में विभाजित हो सकता है कि एक जीव बहुत सारे भागों में विभाजित हो और प्रत्येक भाग नए जीव को बनाए। तो विखंडन क्या है? विखंडन एक अलैंगिक जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव 2 या 2 से अधिक संततियों का निर्माण करते हैं, ऐसी प्रक्रिया को हम विखंडन कहते हैं। ठीक है, तो हम इसकी डिफिनीशन क्या दे सकते हैं? विखंडन की डिफिनीशन क्या दे सकते हैं? याद करिए कि विखंडन क्या है कि इस प्रक्रिया में जनक जीव 2 या 2 से अधिक भागों में बंट जाता है तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव का निर्माण करता है। क्लियर है? बहुत इजी है, समझेंगे और समझकर अगर आप याद करेंगे तो चीज़ें तुरंत याद हो जाएंगी। तो विखंडन क्या कहता है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें जनक जीव, मैंने बताया ना, जनक जीव 2 भागों में विभाजित हो, 2 या 2 से अधिक, यहाँ पर एक ही जीव था, हाँ थोड़ा सा हम और क्लियर कर देते हैं। ये एक जीव है, ठीक है, ये 1 से अधिक भागों में विभाजित हो जाए, ठीक है, छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाए, तो क्या होगा कि जनक जीव 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाते हैं और प्रत्येक खंड, प्रत्येक भाग एक नए जीव को जन्म देता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विखंडन। तो अब विखंडन भी 2 प्रकार का होता है, वो जिसमें एक जनक 2 जीव का निर्माण करता है उसे द्विविखंडन कहते हैं, और वो जीव जो 2 से अधिक जीवों का निर्माण करता है तब उसे हम बहुविखंडन कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर भी जनकों संतानों की संख्या के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। विखंडन कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। एक द्विविखंडन कहते हैं, द्विविखंडन, और दूसरा बहुविखंडन। मतलब समझ में आया कि जब जनक विभाजित होकर 2 संतान बनाएंगे तब उसे हम द्विविखंडन कहते हैं, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी फिजन। और जब जनक विभाजित होकर 2 से अधिक संतान उत्पन्न करें तब उसे हम बहुविखंडन कहते हैं। बहु मतलब 2 से अधिक, तो जब जनक 2 से अधिक संतान उत्पन्न करते हैं तब इसे हम बहुविखंडन कहते हैं, यानी इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन। क्लियर है? याद हो गया होगा विखंडन क्या है? विखंडन क्या है? फिजन क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक जनक 2 या 2 से अधिक संतान को उत्पन्न करता है। ये 2 प्रकार का होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। तो द्विविखंडन और बहुविखंडन को भी समझ लिया। द्विविखंडन मतलब जब जनक विभाजित होकर 2 संतान उत्पन्न करें तब उसे द्विविखंडन कहते हैं। द्वि मतलब 2, बहु मतलब 2 से अधिक। तो जब जनक विभाजित होकर 2 से अधिक संतानों को पैदा करे तब उसे हम बहुविखंडन कहते हैं। क्लियर है? बहुत ईजी था ये सारी चीज़ें। अब एक एक को पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे द्विविखंडन को यानी बाइनरी फिजन को, फिर हम पढ़ेंगे बहुविखंडन यानी मल्टीपल फिजन को। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक याद हो गया होगा। याद हुआ? अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? ऐसा जनन जिसमें एक ही जीव भाग लेता है और उनकी संतान में चूंकि एक ही जीव जनक का आनुवंशिक पदार्थ जाता है, अतः उनकी संतान अपने जनक के बिल्कुल समान होती हैं, जिसे हम क्लोन कहते हैं। पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया प्रोटिस्टा और मोनोजाइगोट व सरल बहुकोशिकीय पौधों और जंतुओं में होता है, यानी मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीवों में होता है।
और फिर आपने देखा कि अलैंगिक जनन की कुल 6 विधियां हैं, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, कलिका निर्माण, खंडीभवन, पुनरुत्भवन। अब इसमें आपने देखा विखंडन प्रक्रिया। विखंडन क्या है? जब जनक जीव विभाजित होकर या विखंडित होकर 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त हो जाए और प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण करें। यदि जनक सिर्फ 2 भाग में विभाजित होता है तब उसे हम द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन कहते हैं, और जब जनक 2 से अधिक भाग में विभाजित होता है तब उसे हम बहुविखंडन यानी मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे द्विविखंडन की प्रक्रिया को। किन में होता है, कैसे कैसे होता है, कितने प्रकार होते हैं। यानी विखंडन में पहला आता है द्विविखंडन। अभी हम सारी चीज़ें लिखवा देंगे, पहले आप चीज़ों को समझ लें। द्विविखंडन जिसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। तो आपने जाना द्विविखंडन क्या है कि जनक जीव विभाजित होकर 2 भागों में विभक्त हो जाए और प्रत्येक भाग नया जीव बना ले। एक बात और याद रखेंगे कि जो द्विविखंडन है वो जीवों में अनुकूल परिस्थिति में होता है, यानी जब परिस्थितियां उसके समान, मतलब जब जीव सामान्य जीवन व्यतीत करता है तब उसमें द्विविखंडन होता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे अमीबा में जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति में बहुविखंडन करता है, यानी एक ही जीव है अमीबा, वो द्विविखंडन भी करता है, बहुविखंडन भी करता है। तो अनुकूल समय में द्विविखंडन, प्रतिकूल समय में बहुविखंडन। तो बताया ना आपको सिंपल द्विविखंडन क्या होता है, जनक 2 जीव का निर्माण करता है। ठीक है, बस अभी इतना याद करेंगे। अब द्विविखंडन भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है सरल द्विविखंडन यानी सिंपल बाइनरी फिजन। पहला आता है सिंपल बाइनरी फिजन यानी सरल द्विविखंडन। इसमें क्या होता है, एक जीव विभाजित होता है और कितने जीव का निर्माण करता है, 2 जीव का। लेकिन इसमें विभाजन की दिशा निश्चित नहीं होती, विभाजन की दिशा निश्चित नहीं होती, यानी किस दिशा में विभाजन होना है ये निश्चित नहीं होती। इरेगुलरली डिवीजन होता है, यानी कहीं से भी विभाजन हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। अगर आपसे कोई पूछे कि इरेगुलर बाइनरी फिजन या सिंपल बाइनरी फिजन किस में होता है, अमीबा में, क्योंकि अमीबा का भी शेप अनिश्चित होता है, बदलता रहता है, लुढ़कता रहता है और उसकी वजह से उसका शेप भी बदलता रहता है। तो चूंकि इसका खुद का आकार ही अनिश्चित है तो इसमें जो विभाजन होगा वो भी अनिश्चित दिशा में होता है, कभी बीच से होगा, कभी लंबवत होगा। तो ऐसा द्विविभाजन जिसमें विभाजन की दिशा निश्चित ना हो कि वो लंबवत होगा या अनुप्रस्थ होगा, ट्रांसवर्स होगा, अगर ये निश्चित नहीं है तब उसे हम क्या कहते हैं, सरल द्विविखंडन, जो कि होता है अमीबा में। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सिंपल बाइनरी फिजन इज फाउंड इन, आंसर अमीबा। आइए फिगर में देखते हैं। ये एक अमीबा है। अमीबा में उसके बीचों बीच होता है उसका न्यूक्लियस और उसी न्यूक्लियस में होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ, वो चाहे उसका डीएनए। और इसमें एक और संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं संकुचनशील रिक्तिका। संकुचनशील रिक्तिका यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। संकुचनशील रिक्तिका को कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये अमीबा में परासरण नियमन का कार्य करती हैं। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि अमीबा में परासरण नियमन का कार्य कौन करता है, तो अमीबा में परासरण नियमन का कार्य संकुचनशील रिक्तिका यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करता है। ये है इसका केंद्रक। अब अमीबा वृद्धि करता है यानी इसकी आकार में बढ़ोतरी होती है। बढ़ोतरी के दौरान इसका क्रोमोसोम भी आकार में बड़ा होता जाता है और सबसे पहले इनका आनुवंशिक पदार्थ ही विभाजित होता है। इनका
आनुवंशिक पदार्थ विभाजित होता है। यानी ये इनका आनुवंशिक पदार्थ है, सबसे पहले इनमें विभाजन शुरू होता है। एक डीएनए था तो एक डीएनए कॉपी होकर एक डीएनए इधर और एक डीएनए इधर बना लेता है। ये इसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और फिर इनका केंद्रक पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। ये केंद्रक बीच से विभाजित हो जाता है और एक केंद्रक यहाँ चला जाता है और एक केंद्रक यहाँ चला जाता है इस तरफ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल भी विभाजित होकर दो हो जाते हैं। ये इसका डीएनए। और फिर इसका कोशिका द्रव्य विभाजित होता है और जब कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है तो इससे दोनों कोशिकाएं अलग हो जाती हैं और इससे निर्माण होता है दो नए अमीबा का, यानी डॉटर अमीबी का। ये उसका केंद्रक है, इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसे हम क्या कहेंगे? डॉटर अमीबी, यानी पुत्री कोशिका, अमीबा की पुत्री कोशिका। तो ये कहलाता है सरल द्विविखंडन यानी सिंपल बाइनरी फिजन, जिसमें एक अमीबा विभाजित होकर दो अमीबा बना लेती है। क्लियर? एक अमीबा में सबसे पहले क्या होता है, उसका केंद्रक विभाजित होता है और केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रक बना लेता है और फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है जिससे दो कोशिका यानी दो अमीबा का निर्माण होता है। यहाँ पर यह बात समझना होगा कि ये अमीबा मरा नहीं है, ये अमीबा मरा नहीं, अमीबा की कोई नेचुरल डेथ नहीं होती। अब ये भी नहीं कह सकते कि ये अमर है, अमर भी नहीं होता, क्योंकि एक समय के बाद ये फिर से नई कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। यानी इनका जो खुद का अस्तित्व था वो तो समाप्त हो गया ना, ये इनका खुद का अस्तित्व समाप्त हो गया, ये विभाजित होकर दो फिर से नई कोशिका बना देती हैं, छोटी कोशिका। अब ये कोशिकाएं वृद्धि करेंगी, बड़ी होंगी और फिर अब ये विभाजन करेंगी। यानी अमीबा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और नई कोशिका में परिवर्तित हो जाता है। ये कहलाती है सरल द्विविखंडन। और आपको पता है कि सरल द्विविखंडन में विभाजन की दिशा निश्चित नहीं होती। क्यों नहीं निश्चित होती? क्योंकि अमीबा का खुद का आकार निश्चित नहीं होता, ये इरेगुलर शेप का होता है और कहीं से भी इसका विभाजन हो सकता है बीच से, हो सकता है ऐसे हो जाए, कभी ऐसे तिरछा हो जाए, कभी वैसे हो जाए। तो अमीबा में विभाजन की दिशा निश्चित नहीं होती और इसी वजह से इनमें द्विविखंडन की प्रक्रिया को इरेगुलर बाइनरी फिजन या हम इसे सिंपल बाइनरी फिजन कह सकते हैं। ठीक है, इरेगुलर बाइनरी फिजन भी कह सकते हैं। ठीक, ये हो गया बाइनरी फिजन की पहली विधि, सरल द्विविखंडन। तो पहले आप इतना लिख लीजिए क्योंकि अभी व्हाइट बोर्ड पर जगह नहीं है। आप हेडिंग डालें। आपने कहाँ तक लिखा? आपने लिखा अलैंगिक जनन तक और आपने फिर लिखा अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में, कितने प्रकार की होती हैं। अलैंगिक जनन 6 प्रकार का होता है, आपने लिख लिया होगा। विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन और कलिका निर्माण, खंडी भवन और पुंडुत भवन। अब आप उसमें हेडिंग डाल के पहला लिखेंगे विखंडन यानी फिजन, और विखंडन में लिखेंगे कि इस प्रक्रिया में जनक जीव 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव का निर्माण करता है। फिर आगे लिखेंगे यह निम्न प्रकार का होता है। इसमें पहला हेडिंग डालेंगे द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन। द्विविखंडन में आप लिखेंगे कि द्विविखंडन जीवों में अनुकूल परिस्थितियों में होता है, यानी जब परिस्थितियां उनके अनुकूल होती है। तो द्विविखंडन जीवों में अनुकूल परिस्थितियों में होता है, मुख्य रूप से या किन में होता है? तो आके लिखेंगे मुख्य रूप से या प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में होता है। आपको बताया गया था प्रोटोजोआ संघ होता है एक, जो किस जगत में आता है? प्रोटिस्टा जगत में आता है। प्रोटिस्टा जगत में, जिसमें आपको बताया गया था एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीवों को हम प्रोटिस्टा में रखते हैं, उसी में एक संघ आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में अमीबा भी आता है, पैरामीशियम भी आता है, यूग्लिना भी आता है, प्लाज्मोडियम भी आता है, ये सभी प्रोटोजोआ संघ में आते हैं। तो प्रोटोजोआ संघ के जितने भी प्राणी हैं, समस्त प्राणियों में द्विविखंडन होता है। तो आप लिखेंगे कि यह द्विविखंडन की प्रक्रिया
समस्त प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में होता है। लिखेंगे इसमें, इस प्रकार के विखंडन में जीव का शरीर सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो समान गुणों वाली संततियों में बंट जाती है। सूत्री विभाजन, ये एकदम सूत्री विभाजन की तरह ही होता है। सूत्री विभाजन में भी तो आपको ये बताया गया है कि एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बना लेती हैं, उनमें पहले केंद्रक का विभाजन होता है। तो यानी कि इस विखंडन में जनक जीव का शरीर सूत्री विभाजन द्वारा दो समान गुणों वाली कोशिकाओं में बट जाती हैं या संततियों में बट जाती हैं। लिखेंगे, इस प्रक्रिया में जनक जीव की प्राकृतिक मृत्यु तो नहीं होती। इस प्रक्रिया में जनक जीव की प्राकृतिक मृत्यु तो नहीं होती, किंतु पृथक जीव के रूप में, यानी इनका अकेले के रूप में इनका जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लिखेंगे, लेकिन पृथक जीवन के रूप में इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आगे लिखेंगे, यह निम्न प्रकार का होता है। ठीक है, द्विविखंडन निम्न प्रकार का होता है। इसमें पहला आप हेडिंग डालेंगे सरल द्विविखंडन यानी सिंपल बाइनरी फिजन और इरेगुलर बाइनरी फिजन। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इरेगुलर बाइनरी फिजन इज फाउंड इन, तो क्या बताएंगे, अमीबा। इसमें लिखेंगे, इसमें विभाजन अनिश्चित प्रकार से होता है। इसमें दिशा, विभाजन की दिशा निश्चित नहीं होती। उदाहरण अमीबा। और उसके बाद ये आप फिगर बना लेंगे कि अमीबा एक अमीबा है, कैसे दो अमीबा में विभक्त हो जाता है। अब आते हैं दूसरा प्रक्रिया जो कि है सरल विखंडन यानी सिंपल बाइनरी फिजन के बाद आता है अनुदैर्ध्य द्विविखंडन। द्विविखंडन तीन प्रकार से होता है, सरल द्विविखंडन, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन और अनुप्रस्थ द्विविखंडन। यानी इरेगुलर या सिंपल बाइनरी फिजन, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन और तीसरा होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक है, मैंने क्या बताया, तीन प्रकार के होता है। एक होता है सरल द्विविखंडन, जिसके बारे में आपने पढ़ लिया। सरल द्विविखंडन किसमें होता है, अमीबा में। दूसरा होता है अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन, द्विविखंडन। और तीसरा होता है अनुप्रस्थ द्विविखंडन। ठीक है, विखंडन कितने प्रकार का होता है, बाइनरी फिजन कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। सरल द्विविखंडन यानी सिंपल बाइनरी फिजन, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन यानी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, अनुप्रस्थ द्विविखंडन यानी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसमें आपने पढ़ा सरल द्विविखंडन को कि सरल द्विविखंडन में दिशा निश्चित नहीं होती, किसी भी दिशा से विखंडन हो जाता है। अनुदैर्ध्य द्विविखंडन आप अभी पढ़ेंगे तो अनुदैर्ध्य द्विविखंडन में जो विभाजन की दिशा है वो लंबवत होती है। यानी जब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से जब डिवीजन होता है तब इसे हम अनुदैर्ध्य द्विविखंडन कहते हैं। और जब अनुप्रस्थ दिशा से जब विखंडन होता है यानी ट्रांसवर्स एक्सिस से जब विभाजन होता है तब उसे हम अनुप्रस्थ द्विविखंडन कहते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ये भी क्लियर रखना होगा कि क्या होता है। तो सरल द्विविखंडन आपने क्लियर कर लिया कि सरल द्विविखंडन में विभाजन किसी भी दिशा से हो सकता है, दिशा निश्चित नहीं होती। इसका एग्जाम्पल आपने याद किया, अमीबा। अब हम देखेंगे दूसरा, यहाँ पर ABC करके ही लिखना होगा। तो B आता है अनुदैर्ध्य द्विविखंडन यानी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अब इसमें क्या है, विखंडन किस दिशा में होगी, तो शब्द ही कह रहा है कि विखंडन किस दिशा में होगी, लंबवत, लंबवत या अनुदैर्ध्य दिशा में होगी, अनुदैर्ध्य दिशा में यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में।
आइए इसका एग्जाम्पल क्या है अनुदैर्घ्य द्विविखंडन का। तो अनुदैर्घ्य द्विविखंडन का एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिना में होता है लंबवत द्विविभाजन। अब आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि यूग्लिना की संरचना किस प्रकार से होती है। तो यूग्लिना को रेड कलर से बनाते हैं। ये होता है यूग्लिना की संरचना, बहुत खूबसूरत दिखती है। यूग्लिना में इसका केंद्रक है और केंद्रक के अंदर उसका डीएनए है। और आपको पता है कि यूग्लिना में एक फ्लैजिला भी पाया जाता है, एक बड़ा सा और एक छोटा फ्लैजिला यानी कशाभिका पाई जाती है और उसी कशाभिका की मदद से वो मूव करते हैं। तो ये एक यूग्लिना है जिसमें ये इसका कशाभिका यानी इसकी फ्लैजिला है, इंग्लिश में इसे फ्लैजिला कहते हैं, और ये है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। सबसे पहले क्या होता है कि इनका और जीवों में पहले केंद्रक विभाजन होता है, लेकिन इनमें पहले केंद्रक का विभाजन ना होकर पहले कशाभिका का विभाजन होता है। ये बात यहाँ पर समझने वाली है कि यहाँ पर यूग्लिना में पहले कशाभिका का विभाजन होता है और साथ ही साथ इसके जो केंद्रक है वो भी विभाजित होना जारी रखते हैं। और इनका जो क्या कहते हैं कशाभिका है विभाजित होकर दो कशाभिका बना लेती है। ठीक है, और इनका साथ ही साथ जो केंद्रक है उसमें क्रोमोसोम विभाजन हो जाता है और धीरे धीरे ये संरचना ऊपर की तरफ बढ़ती है और फिर आगे इसका विभाजन होता है ये इस तरह से, और इनका केंद्रक भी विभाजित हो चुका होता है। और उसके बाद यहाँ से फिर विभाजन होना शुरू होता है। ये इनका केंद्रक है और ये इनका फ्लैजिला है। ठीक, और फिर यहाँ से विभाजन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। उससे ये एक यूग्लिना से दो यूग्लिना का निर्माण होता है। ठीक है, डॉटर यूग्लिना। बस अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो विखंडन हुआ है वो किस दिशा में हुआ है, लंबवत, इस दिशा में। विभाजन किस दिशा में हुआ, लंबवत हुआ। इसी वजह से इस प्रकार के द्विविखंडन को हम क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य द्विविखंडन, लंबवत द्विविखंडन। क्लियर। तो आपने देखा कि एक यूग्लिना सबसे पहले, यूग्लिना में सबसे पहले कशाभिका विभाजित होती है और दो कशाभिका बना लेते हैं। फिर इनका केंद्रक धीरे धीरे विभाजन होकर के पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है और केंद्रक जब विभाजित होता है तो कोशिका द्रव्य का भी विभाजन लंबवत दिशा में होता है और इससे दो यूग्लिना का निर्माण होता है। आप लिखेंगे हेडिंग डाल के बी अनुदैर्घ्य द्विविखंडन और इसमें लिखेंगे कि इस प्रकार के द्विविखंडन
इस प्रकार का द्विविखंडन अनुदैर्ध्य या लंबवत दिशा यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में होता है। उदाहरण यूग्लिना। ब्रैकेट में लिखेंगे कि यूग्लिना में सबसे पहले कशाभिका का विभाजन होता है और फिर केंद्रक का विभाजन और अंत में संपूर्ण शरीर का विभाजन होता है। बस ये फिगर आप बना लेंगे। ये हो गया अनुदैर्ध्य द्विविखंडन। अब आता है अनुप्रस्थ द्विविखंडन। दिशा समझ में आई? जब सीधी दिशा में यानी लंबवत दिशा में विभाजन होगा तब इसे हम अनुदैर्ध्य द्विविखंडन कहेंगे या लंबवत द्विविखंडन कहेंगे या लॉन्गिट्यूडनल बाइंडिफिजन कहेंगे। और अब आपको बताएंगे कि जब बीचों बीच से जब विभाजन होता है यानी इस दिशा में, तब उसे हम अनुप्रस्थ द्विविखंडन यानी ट्रांसवर्स एक्सिस में डिवीजन कहते हैं या ट्रांसवर्स बाइंडिफिजन कहते हैं। सी आता है आपका आखिरी द्विविखंडन में, अनुप्रस्थ द्विविखंडन यानी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अनुप्रस्थ दिशा में विभाजन हो तब उसे हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जीवाणु, यूग्लिना नहीं, पैरामीशियम। जीवाणु में होता है कॉमा, पैरामीशियम में होता है, डायटम्स में होता है, आदि जीवों में। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में पैरामीशियम को देखेंगे क्योंकि पैरामीशियम पूछा जाता है कि पैरामीशियम में द्विविखंडन किस प्रकार से होता है। पैरामीशियम के हम पहले आकार को देखेंगे। ये भी बहुत अच्छा दिखता है, चप्पल के आकार का होता है। ये बन गया पैरामीशियम। पैरामीशियम के चारों तरफ होता है सीलिया जो इसको मूव करने में मदद करती है। इस तरह से इन सब का फिगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही होगा। प्रोटोजोआ संघ के प्राणी हैं, सीलिएटेड प्रोटोजोआंस इन्हें कहते हैं क्योंकि जिस सीलिया इसमें पाया जाता है। और यूग्लिना चूंकि उसमें कशाभिका यानी फ्लैजिला पाया जाता है इसलिए उसे हम फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन कहते हैं। इसमें सीलिया होता है इसलिए हम सीलिएटेड प्रोटोजोआन कहते हैं। इसमें एक खास बात ये होती है कि इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक बड़ा न्यूक्लियस होता है जिसे हम मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं और एक छोटा न्यूक्लियस होता है जिसे हम माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। साथ में इनमें थोड़ी सी डिज़ाइन वाली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूओल होती हैं। इस तरह से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूओल पाया जाता है। संकुचनशील रिक्तिका बताया था ना, संकुचनशील रिक्तिका का कार्य क्या होता है? परासरण नियमन करना। यहाँ पर भी उनका कार्य यही है। ठीक है, ये हो गया एक पैरामीशियम की संरचना जिसमें ये उसकी रेड कलर से जो बना है ये उसकी संकुचनशील रिक्तिका है। ये आप देख रहे हैं, इसे हम सीलिया कहते हैं। और ये है इसका बड़ा वाला न्यूक्लियस जिसे हम मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। मैक्रो न्यूक्लियस यानी वृहत केंद्रक। और दूसरा ये है सूक्ष्म यानी माइक्रो न्यूक्लियस, इसे हम कहते हैं सूक्ष्म केंद्रक। दो केंद्रक होते हैं। तो सबसे पहले पैरामीशियम में केंद्रकों का विभाजन शुरू होता है। इनमें जो बड़ा केंद्रक है उनमें विभाजन शुरू होता है और छोटे केंद्रक में भी विभाजन शुरू होता है। ठीक है, विभाजित होकर ये एक केंद्रक इधर जाना चाहते हैं, एक केंद्रक इधर जाना चाहते हैं, ये एक केंद्रक इधर जाना चाहते हैं और एक केंद्रक इधर जाना चाहते हैं। ठीक है,
साथ ही इसमें होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब इसमें इसका विभाजन होता है, जो इनकी ओरल कैविटी है, इसके माध्यम से भोजन को खींचते हैं, फिर इनका पूरा केंद्रक विभाजन हो जाता है, यानी ये पूर्ण रूप से इधर की तरफ आ जाते हैं। छोटा न्यूक्लियस भी विभाजन कर लेता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में भी विभाजन होता है और समान रूप से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अंततः ये पूरी तरीके से इधर की तरफ और दोनों न्यूक्लियस दोनों तरफ विभाजित हो जाते हैं। इनका बड़ा केंद्रक, इनका छोटा केंद्रक, इनका बड़ा केंद्रक, इनका छोटा केंद्रक, और साथ ही इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी अलग अलग विभाजित हो जाता है। अभी पूरी तरीके से केंद्रक का विभाजन हो गया। अब इनमें होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन, और जब कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है यानी दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, और इस प्रकार से एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम का निर्माण होता है। ठीक है, एक पैरामीशियम इधर और एक पैरामीशियम इधर। ये एक पैरामीशियम इधर हो गया और दूसरा पैरामीशियम इधर। फिगर प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। फिगर आप जितना भी बनाएंगे उतना ही आपका तैयार होता जाएगा। देख कर आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो ज़िंदगी में नहीं आप बना पाएंगे। आप जब उसे प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार बना लेंगे तो वो आपके जेहन में आ जाएगा और फिर कभी भूलेगा नहीं। इसमें एक बड़ा केंद्रक, इसको इस तरह से ना बना के, बड़ा केंद्रक एक छोटा केंद्रक पाया जाता है। इसमें एक बड़ा केंद्रक, इसमें छोटा केंद्रक, साथ ही इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इस तरह से दिखेंगे। और ये तरीका है जिससे कि पैरामीशियम में अलैंगिक जनन होता है। यानी यहाँ पर आपने देखा कि विभाजन की दिशा क्या है, तो दिशा क्या है, ये दिशा है। ट्रांसवर्स एक्सिस में डिवीज़न होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस में होता है। लॉन्गिट्यूडनल ये हो गया जो कि यूग्लिना में होता था, इसलिए वहाँ पर हम अनुदैर्ध्य द्विविखंडन कहते थे। चूँकि पैरामीशियम में इस दिशा में विभाजन होता है, यानी अनुप्रस्थ दिशा में, यानी ट्रांसवर्स दिशा में विभाजन होता है, अतः हम यहाँ पर इसे अनुप्रस्थ द्विविखंडन यानी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहते हैं। क्लियर है कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में क्या होता है कि कोशिका का विभाजन यानी जीव का विभाजन ट्रांसवर्स दिशा में होता है, और इसी प्रकार से एक पैरामीशियम विभाजित होकर दो नए पैरामीशियम को बनाती है। क्लियर, ये सब बहुत ईजी है, बस आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है।
तो ये हो गया आपका अनुप्रस्थ द्विविखंडन के बारे में। आप हेडिंग डाल के लिखेंगे कि अनुप्रस्थ द्विविखंडन यानी ट्रांसवर्स बाइंडरी फिजन क्या होता है। लिखेंगे कि द्विविखंडन की प्रक्रिया जिसमें विभाजन की दिशा अनुप्रस्थ हो या ट्रांसवर्स एक्सिस हो, अनुप्रस्थ द्विविखंडन कहलाती है। उदाहरण जीवाणु, पैरामीशियम, डायटम्स आदि। बस ये फिगर आप बना लेंगे। तो आज के लिए इतना इनफ है। द्विविखंडन तक आपने पढ़ लिया, अलैंगिक जनन लिख भी लिया। अब जो दूसरा क्लास होगा, दूसरा पार्ट होगा, उसमें इसके आगे के टॉपिक्स को बताया जाएगा। तो अभी तक जो आपने पढ़ा एक समरी के रूप में मैं फिर से आपको बताता हूँ और उसको आप ध्यान से याद कर लेंगे। आपने पढ़ा इस टॉपिक में अलैंगिक जनन क्या होता है। तो आपने पढ़ा कि अलैंगिक जनन एक ऐसी जनन की प्रक्रिया है जिसमें एक जनक भाग लेता है, उसके संतान में एक ही जनक का आनुवंशिक पदार्थ पहुँचता है, अतः संतान अपने जनक के बिल्कुल समान होता है। आनुवंशिक लक्षण और पदार्थ दोनों के रूप में वो बिल्कुल अपने जनक के समान होता है। अलैंगिक जनन अपेक्षाकृत तीव्र दर से होता है। पौधों में अलैंगिक जनन की क्रियाविधि को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और फिर आपने पढ़ा कि अलैंगिक जनन की 6 विधियां हैं: विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन और कलिका निर्माण, खंडीभवन, पुनरुद्भवन। जिसमें आपने पहले विखंडन को पढ़ा। विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जनक जीव विभक्त होकर 2 भाग में दो या 2 से अधिक भागों में विभक्त होता है और प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण करता है। विखंडन भी 2 प्रकार का होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। आपने द्विविखंडन पढ़ा, द्विविखंडन, बहुविखंडन को भी अभी मैं बता देता हूँ। द्विविखंडन पढ़ा, द्विविखंडन की प्रक्रिया जिसमें जनक जीव विभाजित होकर 2 जीव का निर्माण करती हैं। ये भी 3 प्रकार का होता है, सरल द्विविखंडन, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन और अनुप्रस्थ द्विविखंडन। सरल द्विविखंडन जिसमें विखंडन की या विभाजन की दिशा निश्चित नहीं होती, उदाहरण अमीबा। अनुदैर्ध्य द्विविभाजन या द्विविखंडन ऐसा द्विविखंडन जिसमें विभाजन अनुदैर्ध्य या लंबवत दिशा में होता है, उसे हम अनुदैर्ध्य द्विविभाजन कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? यूग्लिना। सबके उदाहरण याद रखेंगे। अनुदैर्ध्य द्विविभाजन का उदाहरण क्या है? यूग्लिना। अनुप्रस्थ द्विविभाजन ऐसा द्विविभाजन जिसमें विभाजन की दिशा ट्रांसवर्स हो यानी अनुदैर्ध्य हो, तो ऐसे द्विविखंडन को हम अनुप्रस्थ हो, ऐसे द्विविखंडन को हम अनुप्रस्थ द्विविखंडन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? जीवाणु, पैरामीशियम, डायटम्स आदि। ये हो गया आपने विखंडन के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ा, जिसमें आपने 3 विधियों को पढ़ा। द्विविखंडन 1 विधि को पढ़ा। अब आता है बहुविखंडन। इसी में आपको ये भी बता देते हैं, यानी विखंडन की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाए। द्विविखंडन पढ़ लिया, अब आता है बहुविखंडन। द्विविखंडन में आपने जब जाना कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिका बनाती है और दोनों नई कोशिका 2 नए जीव का निर्माण करते हैं। बहुविखंडन का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर 2 से अधिक कोशिका बनाती है और प्रत्येक कोशिका एक नए जीव का निर्माण करते हैं। यानी विखंडन की प्रक्रिया में आपने द्विविखंडन को पढ़ा। अब आते हैं, हम पढ़ते हैं बहुविखंडन को। बहुविखंडन यानी मल्टीपल फिजन। आपने द्विविखंडन में क्या पढ़ा था कि जनक विभाजित होकर कितने संतान बनाती है? 2 नए जीव का निर्माण करती है ना। लेकिन यहाँ पर बहु का मतलब क्या है? बहु मतलब 2 से अधिक, यानी जब जीव में द्विविखंडन हो और द्विविखंडन में 2 से अधिक जीव का निर्माण हो, यानी जनक 2 से अधिक भागों में विभाजित होते हैं और इससे अनेक संततियां उत्पन्न होती हैं। अनेक संततियां उत्पन्न होती हैं। और ये प्रक्रिया किस में होता है? तो उदाहरण अमीबा में होता है व प्लाज्मोडियम में होता है। अभी आपको बताया जाएगा कि प्लाज्मोडियम क्या होता है। अमीबा का तो फिगर आपको बनाया गया था। सबसे पहले हम देखते हैं कि अमीबा में बहुविखंडन कैसे होता है। अमीबा में बहुविखंडन, इसको आप ऐसे लिखेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा इसको मिटा के और बड़े में बनाना पड़ेगा।
हाइड्रोजन डाल के लिखेंगे, दूसरा बहुविखंडन और लिखेंगे। बहुविखंडन प्रक्रिया में जनक जीव 2 से अधिक भागों में विभाजित होते हैं और इससे अनेक संततियां उत्पन्न होती हैं। उदाहरण अमीबा व प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। अब आप पहले हाइड्रोजन डालेंगे अमीबा में बहुविखंडन, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे और फिगर भी बनाएंगे चूँकि बड़ा है। अमीबा में बहुविखंडन यानी मल्टीपल फिजन इन अमीबा, मल्टीपल फिजन इन अमीबा, ठीक है। तो अमीबा में बहुविखंडन अनुकूल परिस्थिति में नहीं होता। अनुकूल परिस्थिति में सब क्वेश्चंस डिफरेंशिएट करके पूछे जाते हैं कि अनुकूल परिस्थिति में अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। तो आप क्या कहेंगे, अनुकूल परिस्थिति में अमीबा में सरल द्विविखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि अमीबा में प्रतिकूल परिस्थिति में किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है, तो आप कहेंगे कि अमीबा में प्रतिकूल परिस्थिति में जो जनन है वो बहुविखंडन के माध्यम से होता है। यानी अमीबा में बहुविखंडन किस परिस्थिति में होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा बात समझेंगे, किस अमीबा में बहुविखंडन किस प्रकार से होता है। तो ये अमीबा है, अभी हम गोल बना दे रहे हैं इसको। अमीबा है, इसके बीच में इसका न्यूक्लियस है। अमीबा में जो बहुविखंडन होता है उससे पहले अमीबा में 3 लेयर्ड सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन होता है, यानी 3 त्रिस्तरीय मोटी पुटी भित्ति का निर्माण होता है। एक स्तर हो गया, दूसरा स्तर हो गया, और तीसरा स्तर। यानी अमीबा में जब बहुविखंडन होता है तो बहुविखंडन में 3 मोटी भित्ति का निर्माण होता है। इसे हम कहते हैं 3 लेयर्ड सिस्ट वॉल, ठीक है। पुटी भित्ति, सिस्ट मतलब पुटी और वॉल मतलब भित्ति। हिंदी में क्या कहेंगे, पुटी भित्ति। और इस प्रक्रिया को जिसमें पुटी भित्ति यानी सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन होता है उसे हम पुटी भवन या इंसिस्टमेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है, इंसिस्टमेंट होता है, पुटी भवन होता है, यानी पुटी भित्ति का निर्माण होता है। अमीबा ये है और इसके चारों तरफ 3 स्तरीय भित्ति का निर्माण हो जाता है, मोटी भित्ति का निर्माण हो जाता है, जो इसको प्रतिकूल परिस्थिति से बचाती है। अब इसमें जो इसका न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस का विभाजन होता है, बहुत सारी न्यूक्लियस में विभक्त हो जाता है। अमीबा के अंदर जब एक न्यूक्लियस था, अब ये न्यूक्लियस विभाजित होकर कई सारे न्यूक्लियस बनाएगा। ये 3 अलग अलग कलर से हमने किया है जानबूझ के कि आपको डिफ्रेंशिएट हो। अमीबा का स्तर क्या है, नीले रंग का है और बाकी सब त्रिस्तरीय पुटी भित्ति हैं। अब इसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। यानी एक केंद्रक बहुत सारे केंद्रक में विभाजित हो जाता है, एक केंद्रक बहुत सारे केंद्रक में विभाजित हो जाता है। इसे हम क्या कहेंगे, डॉटर न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस फॉर्मेशन। सबसे पहले इनका अमीबा का केंद्रक विभाजित होकर बहुत सारे केंद्रक बना लेता है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये केंद्रक को अपना कोशिका द्रव्य को भी ले लेते हैं और इससे कई सारे अमीबाब का निर्माण होता है, यानी छोटे छोटे अमीबा का निर्माण होता है जो इसके अंदर ही स्थित होते हैं। जब इसके अंदर ही स्थित होते हैं तो उस समय उसे अमीबाब या सूडोपोडियो स्पोर्स कहते हैं, ठीक है।
और धीरे धीरे इनका जो चारों तरफ का जो भित्ति है वो भी टूटने लगता है, यानी खुलने लगता है। ये अमीबा है, इसके चारों तरफ जो मोटी भित्ति थी ये धीरे धीरे गलने लगती है, नष्ट होने लगती है। ठीक है, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। और ये जो केंद्रक है वो अपना अपना कोशिका द्रव्य घेर लेता है और इससे बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इन स्पोर्स को हम अमीबाब कहते हैं, या हम इसे स्यूडोपोडियोस्पोर्स कहते हैं। इनके अंदर अपना केंद्रक है। ठीक, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? स्यूडोपोडियोस्पोर्स फॉर्मेशन। स्यूडोपोडियोस्पोर्स फॉर्मेशन। स्यूडोपोडियोस्पोर्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अमीबाब। एक ऐसा समय आता है जब पूरी तरीके से वॉल्स रप्चर्ड हो जाते हैं और जो अंदर अमीबाब हैं ये मुक्त होकर बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने पर प्रत्येक स्यूडोस्पोडियोफोर एक नए अमीबा को जन्म देता है। यानी इसमें बहुत सारे अमीबा बनते हैं। समझ में आया? ये हो गया। ये जो है ना, ये क्या है? यही है। इससे बहुत सारे अमीबा का निर्माण होता है। क्लियर? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बहुविखंडन। इजी था। कुछ बातें याद रखनी है। अमीबा में बहुविखंडन प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। इसमें 3 स्तर मोटी भित्ति का निर्माण होता है जिसे हम सिस्ट वॉल कहते हैं, और इसी के अंदर अमीबा सुरक्षित हो जाता है प्रतिकूल परिस्थिति में, ताकि इसको कोई नुकसान ना हो। इसीलिए ये भित्ति का निर्माण होता है। और फिर इसके अंदर जो केंद्रक है वो विभाजित होकर बहुत सारे केंद्रक बना लेता है। इसे हम डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं, पुत्री केंद्रक कहते हैं। ये केंद्रक फिर कोशिका द्रव्य का से घिर जाती हैं और ढेर सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं। इन स्पोर्स को हम क्या कहते हैं? अमीबाब कहते हैं या स्यूडोपोडियोस्पोर्स कहते हैं। और धीरे धीरे इनका जो भित्ति है वो गलने लगता है, नष्ट होने लगता है, और जब ये पूरी तरीके से फट जाता है तो जितने भी अंदर अमीबाब है वो बाहर निकलकर अमीबा का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार से अमीबा में बहुविखंडन होता है। बस अब हेडिंग डाल के लिखेंगे कि अमीबा में बहुविखंडन यानी मल्टीपल फिजन इन अमीबा। आगे लिखेंगे कि अमीबा में बहुविखंडन प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। इस प्रक्रिया में अमीबा के चारों तरफ 3 मोटी पुटी भित्ति यानी सिस्ट वॉल का निर्माण हो जाता है। यह प्रक्रिया पुटी भवन या इंसिस्टमेंट कहलाती है। आगे लिखेंगे अमीबा बहुविखंडन में अनेक छोटे छोटे अमीबी का निर्माण करते हैं, जिन्हें बीजाणु अमीबाब या स्यूडोपोडियोस्पोर्स कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियां आने पर अमीबा की पुटी भित्ति फट जाती है तथा बीजाणु अमीबाब से नए अमीबा का निर्माण होता है। ठीक है, ये फिगर आप ऐसे ही बना लीजिए। आइए आप देखते हैं प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन किस प्रकार से होता है। सेम ऐसे ही वहाँ पर भी होगा। प्लाज्मोडियम में भी अभी आप देखेंगे तो उसमें भी केंद्रक का विभाजन होता है और फिर केंद्रक से नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। वहाँ पर भी सेम ऐसे ही प्रोसेस आपको मिलेगा। इन कुछ बातें वहाँ पर ध्यान रखनी है जो बार बार पूछे जाते हैं नीट में, घुमा फिर आगे पूछ लेते हैं। तो आइए देखते हैं कंप्लीट कि प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन किस प्रकार से होता है। मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के कई जातियाँ होती हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो ये सभी मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला कारक होते हैं। अभी आपको डिटेल बताया जाएगा। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन यानी मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम
पहले तो ये याद रखेंगे कि प्लाज्मोडियम किस रोग का वाहक है, कारक है, जनक है। तो प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग का पैथोजन होता है, यानी प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग उत्पन्न होती है। और आपको पता है कि मलेरिया रोग किस मच्छर के द्वारा फैलती है, मादा एनाफिलीज। ये प्लाज्मोडियम जो होता है उसका जो जीवन चक्र है वो 2 जीवित जीवों में पूर्ण होता है। एक तो मादा एनाफिलीज में सबसे पहला जो वाहक होता है उसका वो है मनुष्य, और उसके बाद होता है मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज यहाँ पर याद रखेंगे कि प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र 2 जीवों में पूर्ण होता है, मनुष्य और मादा एनाफिलीज। जब मादा एनाफिलीज के उदर गुहा में पाया जाता है प्लाज्मोडियम, जब हमें काटता है मादा एनाफिलीज तो उसके लार के साथ साथ वो प्लाज्मोडियम भी हमारे रक्त में आ जाता है। बहुत ज़्यादा डिटेल आपको चैप्टर नंबर 8 में बताया जाएगा, क्लास 12th में ही, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे जिससे आपको प्रोसेस समझ में आए कि किस प्रकार से प्लाज्मोडियम मनुष्य को भी प्रभावित करता है, मादा एनाफिलीज को भी। तो जो प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलीज में पाया जाता है वो जब हमें काटता है मच्छर, तो मच्छर से वो प्लाज्मोडियम उसके लार के साथ साथ हमारी रक्त में चली आती है, ब्लड में आ जाती है। और ब्लड के माध्यम से, क्योंकि ब्लड एक जगह पर तो रुकता नहीं है, ब्लड तो पूरे शरीर में सर्कुलेट होता रहता है, तो ब्लड के माध्यम से वो हमारे यकृत कोशिकाओं में पहुंचता है और साथ ही साथ रक्त में उपस्थित आरबीसी में भी पहुंचता है। यानी मनुष्य में प्लाज्मोडियम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आरबीसी व यकृत की कोशिका में। यकृत की कौन सी कोशिका, कफर सेल्स, कफर कोशिका, यकृत की कोशिका में प्लाज्मोडियम पाए जाते हैं। और मादा में कहाँ पाए, मादा एनाफिलीज में कहाँ पाए जाते हैं, इनमें उदर गुहा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब याद रखेंगे कि मनुष्य के आरबीसी व यकृत की कोशिका में जो प्लाज्मोडियम पाया जाता है उस अवस्था को, उस फेज को कहते हैं साइजोंट फेज या दीर्घक अवस्था। ठीक है, और जो उदर गुहा में, मादा एनाफिलीज की उदर गुहा में पाई जाती है उस अवस्था को कहते हैं युग्मक पुटी अवस्था। युग्मक पुटी अवस्था यानी ऊसिस्ट फेज, ऊसिस्ट फेज। क्लियर है, ऊसिस्ट फेज कहते हैं। अब अगर इस फेज में अमीबा प्लाज्मोडियम के इस फेज में, दीर्घक अवस्था में अगर बहुविखंडन की प्रक्रिया होती है तब हम वहाँ पर इस प्रक्रिया को साइजोगोनी कहते हैं। ठीक है, साइजोगोनी कहते हैं। इसे हिंदी में विखंडी जनन कहेंगे, विखंडी जनन। और अगर मादा एनाफिलीज की उदर गुहा में जब पाई जाती है प्लाज्मोडियम, जिसे वहाँ पर ऊसिस्ट फेज में कहते हैं, अगर वहाँ पर अगर बहुविखंडन होता है तब उसे हम स्पोरोगोनी कहते हैं, यानी बीजाणु भवन, बीजाणु भवन। ठीक है, और अब याद रखेंगे कि साइजोगोनी में उत्पन्न जो प्लाज्मोडियम होते हैं उन्हें हम मीरोजॉइट्स कहते हैं, यानी इसे हम मीरोजॉइट्स कहते हैं। जब प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन कब हो, साइजोइंट फेज में हो, और जब ओसिस्ट फेज में अगर उसमें बहुविखंडन होता है तो उस प्रक्रिया को स्पोरोगोनी कहते हैं, और उससे जो उत्पन्न संतान है वहाँ पर उसे स्पोरोजॉइट्स कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्पोरोजॉइट्स किस में होता है, स्पोरोजॉइट्स किस में उत्पन्न होता है, तो स्पोरोजॉइट्स उत्पन्न होता है मादा एनाफिलीज में। क्लियर है, प्लाज्मोडियम को ही कहा जा रहा है मीरोजॉइट और स्पोरोजॉइट। प्लाज्मोडियम जब मनुष्य में आरबीसी और यकृत की कोशिका में पाए जाते हैं तो प्लाज्मोडियम की उस अवस्था को साइजोंट फेज कहते हैं, यानी दीर्घक अवस्था कहते हैं। और इस फेज में अगर इसमें बहुविखंडन होता है तो उस प्रक्रिया को साइजोगोनी कहते हैं, और इस दौरान जो उत्पन्न संततियाँ होती हैं उन्हें हम मीरोजॉइट्स कहते हैं। वही प्लाज्मोडियम जब मादा एनाफिलीज की उदर गुहा में पाई जाती हैं तब उसे हम युग्मक पुटी अवस्था में कहते हैं, ऊसाइड फेज कहते हैं। और उस अवस्था में अगर उसमें बहुविखंडन की प्रक्रिया होती है तो उसे स्पोरोगोनी कहते हैं, और उससे उत्पन्न जो संततियाँ उसे स्पोरोजॉइट्स कहते हैं। मतलब समझिएगा कि ये एक प्लाज्मोडियम आया मनुष्य की आरबीसी में, ठीक है, इसका एक केंद्रक है।
अब इस प्लाज्मोडियम को हम क्या कहते हैं, इसको हम साइजोगोनी कहते हैं, क्योंकि ये मनुष्य के आरबीसी या यकृत की कोशिका में, तब इसे हम क्या कहते हैं, साइजोगोनी कहते हैं। और अगर इसमें इस फेज को साइजोन्ट फेज कहते हैं, और इसमें अगर बहुविखंडन होती है तो इसे हम साइजोगोनी कहते हैं। और इससे उत्पन्न जो बहुत ढेर सारे संततियां हैं, इन संततियों को क्या कहेंगे, मीरोजॉइड्स। वहीं अगर मादा एनाफिलीज की अगर हम उदर गुहा में देखें, अगर उस उदर गुहा में जो प्लाज्मोडियम पाया जा रहा है, उसे हम उसिष्ट फेज कहते हैं। प्लाज्मोडियम की उस अवस्था को उसिष्ट फेज कहते हैं। और अगर इसमें बहुविखंडन होता है तो इसे हम स्पोरोगोनी कहते हैं। और इससे जो संतानें उत्पन्न होती हैं, इन्हें हम स्पोरोजॉइड्स कहते हैं। क्लियर? इस तरह से आप बना के लिख लीजिए। अब आप हेडिंग डाल के लिखेंगे प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन। अभी फिगर बना के समझा देते हैं, पहले लिख लीजिए बहुविखंडन क्या होता है। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है जिसका जीवन चक्र मनुष्य व मादा एनाफिलीज में पूरा होता है। लिखेंगे प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन, उसकी दीर्घक अवस्था साइजोन्ट फेज, ब्रैकेट में आप लिखेंगे कि प्लाज्मोडियम जब मनुष्य के आरबीसी व यकृत कोशिका में होती है तब उस अवस्था को दीर्घक अवस्था कहते हैं, ब्रैकेट क्लोज। तथा युग्मक पुटी अवस्था यानी उसिष्ट फेज, ब्रैकेट में लिखेंगे जब प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलीज के उदर गुहा में होती है तब इसे हम युग्मक पुटी अवस्था कहते हैं, ब्रैकेट क्लोज, में होता है। यानी प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन किस किस फेज में होता है, एक तो दीर्घक अवस्था, दूसरा युग्मक पुटी अवस्था में होता है। अब आगे लिखेंगे कि जब बहुविखंडन दीर्घक अवस्था में होता है तब इसे हम विखंडित जनन यानी साइजोगोनी कहते हैं। और इस दौरान उत्पन्न प्लाज्मोडियम को मीरोजॉइड्स कहा जाता है। आगे लिखेंगे जब बहुविखंडन युग्मक पुटी अवस्था में होता है तब इस प्रक्रिया को बीजाणु भवन या स्पोरोगोनी कहते हैं। और इससे निर्मित प्लाज्मोडियम को स्पोरोजॉइड्स कहते हैं। बस अब आइए इसका एक फिगर बना देते हैं, उससे आप समझ लीजिए और उस फिगर को आप बना लीजिए अपने कॉपी में। ये है प्लाज्मोडियम की एक अवस्था जिसे हम साइजोन्ट कहेंगे, साइजोन्ट फेज में है, साइजोन्ट फेज। और इसमें एक केंद्रक होगा। पहले तो केंद्रक में विभाजन होता है, ये पता ही है, यानी इसका जो केंद्रक है वो विभाजित होगा, ये इसका केंद्रक है। इससे बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण होता है। ये क्या है, इसका न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर और उसके बाद इसका वॉल जो है वो रप्चर्ड होता है। और रप्चर होने के बाद जितने मीरोजॉइड्स हैं वो सारे मुक्त हो जाते हैं। नहीं, इससे पहले इसमें मीरोजॉइड्स का फॉर्मेशन होगा अंदर ही अंदर। अभी तो सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ है ना। न्यूक्लियस के बाद इसमें मीरोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है ढेर सारे, और उसके बाद वॉल का रप्चरिंग होता है। ठीक है, अभी तो सिर्फ केंद्रक का विभाजन हुआ था, अब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा और जितने भी केंद्रक हैं वो चारों तरफ से कोशिका द्रव्य से घिर जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इनका जो चारों तरफ का वॉल है वो रप्चर होता है। रप्चर का मतलब फट जाना, नष्ट हो जाना। और जितने भी अंदर इसके उपस्थित मीरोजॉइड्स हैं सब बाहर आ जाते हैं।
यानी सारे प्लाज्मोडियम क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। सॉरी, इसके अंदर उपस्थित जितने भी मीरोजॉइड्स हैं सब बाहर आ जाएंगे। यहाँ क्या लिख सकते हैं, रप्चरिंग ऑफ साइजोंट वॉल। जब साइजोंट वॉल रप्चर्ड हो जाता है तब उसके बाद जितने भी इसमें उपस्थित मीरोजॉइड्स हैं वो सारे सेपरेट हो जाते हैं, सेल से बाहर आ जाते हैं। ये क्या कहलाएंगे, मीरोजॉइड्स। यानी ये हम आपको मनुष्य के अंदर दिखाएं कि मनुष्य में किस प्रकार से प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन यानी मल्टीपल फिजन होता है। बस इस फिगर को आप नोट कर लेंगे। यानी एक प्लाज्मोडियम है जिसका केंद्रक है, सबसे पहले केंद्रक विभाजित होकर बहुत सारे केंद्रक बना लेता है और उसके बाद ये केंद्रक चारों तरफ कोशिका द्रव्य का विभाजन करके अपनी अपनी एक सेल्स बना लेती हैं और उसके बाद इनका जो वॉल है साइजोंट वॉल, वो वॉल रप्चर होता है, फट जाता है, जितना भी अंदर का मीरोजॉइट है वो बाहर आ जाता है। बस ये था प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन यानी मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। बस आज का टॉपिक बस इतना ही, बहुत ज़्यादा हो गया, हम भी थक गए। तो अब जो भी पार्ट होगा आगे उसमें आपको आगे का टॉपिक बताया जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, फिर से आपको ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। अच्छे से इसको पढ़िए, खूब अच्छे से नोट करिए और कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर्स आपको देना चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन में कितने जनकों की आवश्यकता होती है? दूसरा, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में कौन सबसे तीव्र गति से होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अलैंगिक जनन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की 6 विधियों का नाम बताइए। नेक्स्ट, विखंडन यानी फिजन कितने प्रकार का होता है? नेक्स्ट, सरल द्विविखंडन यानी सिंपल बाइनरी फिजन किस में होता है? एग्जाम्पल बताइए। नेक्स्ट, अनुप्रस्थ द्विविभाजन यानी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किस में होता है? नेक्स्ट, अनुदैर्ध्य द्विविभाजन यानी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन किस प्राणी में होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में प्रतिकूल परिस्थिति में किस अलैंगिक विधि द्वारा विभाजन होता है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कि बहुविखंडन किन किन जीवों में होता है? बस इतने क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आगे जो भी टॉपिक होगा उसके लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।